हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो देखिए, सितंबर मंथली करंट अफेयर में अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट में 110 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज हमारा ये चौथा और आखिरी पार्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे, इसलिए मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम 111 से लेकर के लगभग लगभग 145 क्वेश्चन है। तो ये आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे और इसकी पीडीएफ आपको चारों पार्ट की एक साथ मिल जाएगी। इसलिए अभी तक मैंने बाकी की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराई थी। जो 3 पीडीएफ है 3 पार्ट की, और ये आज चौथी चौथी को मिला करके पूरे 4 पार्ट की पीडीएफ एक ही साथ आप लोगों को मिल जाएगी, पूरे 145 क्वेश्चंस की। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। प्रियदर्शनी अकादमी का प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली जो आलिया भट्ट है, इन्हें स्मिता पाटिल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है सिनेमा में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। प्रियदर्शनी अकादमी का ये जो स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड है, 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी। अभिनय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली अभिनेत्रियों को ये प्रदान किया जाता है। तो आलिया भट्ट को ये मिला है। पिछले साल ना पेटा इंडिया की ये हीरो टू, मतलब कि पेटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर आप कह सकते हैं, पिछले साल आलिया भट्ट को बनाया गया था। 4 नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली पहली अभिनेत्री जो की है, कौन है? कंगना रनौत। जो कृति सनन है, इनकी फिल्म मिमी के लिए इन्हें आईफा अवार्ड जो रिसेंटली हुआ ना, आईफा 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और दीपिका पादुकोण को यदि आप रिलेट करोगे तो इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने दुनिया के किस सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थल जो की है सियाचिन ग्लेशियर, जहां भारतीय सेना के द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? बीबीएनएल, इसके द्वारा ये शुरुआत की, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा। इस सेवा के शुरू होने से आपातकालीन स्थिति यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद जो कि भारतीय जवान है, ये मुख्यालय में सूचनाएं पहुंचा सकेंगे। अच्छा, जम्मू कश्मीर और ये जो लद्दाख, ये तो अलग अलग यूटी बन चुके हैं, आप लोगों को मालूम है। एक एक फैक्ट दोनों के बारे में बता देती हूँ। लद्दाख है ना, यहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है उमिंगला दर्रे के पास। और जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीर को यदि आप रिलेट करोगे तो ये झेलम नदी के किनारे है, जहां लग्जरी क्रूज सर्विस की शुरुआत हाल ही के दिनों में की गई है। लद्दाख के बारे में डिस्कशन हुआ। श्रीनगर, ये भी डिस्कशन हो गया। लाहौल स्पीति, ये ना हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है, जहां पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो इन्हें तो कोई पहचान की जरूरत है नहीं। देखिए, राजू श्रीवास्तव जो कि एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, अभी सितंबर महीने में ही इनका निधन हुआ है। एम्स दिल्ली में 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। दिल का दौरा पड़ने के कारण ना इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और फिर ट्रीटमेंट के दौरान ही इनका निधन हो गया है। एक अभिनेता का निधन हुआ। कौन से अभिनेता? रिसेंटली वैसे तो अभिनेताओं में काफी सारे नाम रिलेट किए जा सकते हैं। एक पुनीत राजकुमार का नाम आप रिलेट कर सकते हो, जिनकी मृत्यु हुई तो पिछले साल थी। इनका नाम इसलिए मैं बता रही हूँ, ये कन्नड़ एक्टर हैं जिन्हें अभी हाल ही में कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, है ना। पुरातत्वविद में एक रिलेट कर सकते हो, बीबी लाल, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी थी। और अयोध्या में इन्होंने उस स्थल पर खुदाई के दौरान राम मंदिर जैसे स्तंभ की खोज इन्होंने ही की थी, जिसके बलबूते पर अब राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। तो इनका एक सराहनीय योगदान था। और अभिजीत सेन, एक प्रमुख अर्थशास्त्री, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम केयर फंड, देखिए लॉकडाउन के दौरान ये फंड चर्चे में आया था, जिसके ट्रस्टी किसे बनाया गया है? तो रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा, इन तो तीनों को ही पीएम केयर फंड का ट्रस्टी है जो कि ये नियुक्त किया गया है। पीएम केयर फंड का मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना महामारी से निपटना, मतलब कि इसकी फंडिंग का जो इस्तेमाल है कोरोना महामारी से जितनी समस्याएं उत्पन्न हुई से निजात पाने के लिए की जा सके। अब रतन टाटा जी को किसी पहचान की जरूरत तो है ही नहीं, आप जानते ही हैं। एक करंट में यदि आप रिलेट करोगे ना, तो इन्हें असम सरकार का जो सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव, इससे सम्मानित किया गया है। केटी थॉमस की यदि मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। और करिया मुंडा, ये कौन थे? तो ये करिया मुंडा जो थे ना,
ये पूर्व सभापति रह चुके हैं, पूर्व सभापति। तो इन तीनों की ही नियुक्ति पीएम केयर फंड के ट्रस्टी के रूप में की गई है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसकी 77वीं बैठक ये कहाँ आयोजित हुई है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसकी 77वीं बैठक कहाँ आयोजित होनी है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क है कहाँ, आप लोगों को मालूम है, ये अमेरिका में स्थित एक शहर है। इसकी 77वीं बैठक होगी जिसमें कि विश्व में बढ़ती भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए वैश्विक नेताओं के बीच में विचार विमर्श किया जाएगा। अच्छा, ये जरूर आप याद रखेंगे कि 77वीं ये जो महासभा, इसके अध्यक्ष कौन है? ये है कसाबा कोरोसिक, क्योंकि अभी आपका बीपीएससी या कोई एनडीए का एग्जाम हुआ था, इसमें 76वें सत्र के अध्यक्ष पूछे गए थे, जो कि थे अब्दुल्ला साहिद, ये मालदीव से थे, है ना? तो ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो याद रखना 77वें सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? कसाबा कोरोसिक। भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस बार की थीम होगी ए वाटर शेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। तो ये भी आप याद रखेंगे। समरकंद ये कहाँ स्थित है? ताजिकिस्तान में। यह ना एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 की बैठक होनी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12वीं बैठक जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और बाली इंडोनेशिया में G20 समिट आयोजित किया जा रहा है इस साल का। नेक्स्ट ईयर भारत इसे होस्ट करेगा। ये वही न्यूयॉर्क है जहां अगले साल से दिवाली पर अवकाश होगा, 2023 से। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ये पहल है पर्यटन मंत्रालय की। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, मतलब कि राम जी से जुड़े हुए, राम जी के काल से भी जुड़े जितने स्थल रहे हैं, और बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट और डेजर्ट सर्किट सहित 15 पर्यटन सर्किटों की पहचान इसमें की गई है। जो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने अम्बेडकर सर्किट को भी कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा कर दी है, मतलब कि ऐसी ट्रेन जो कि इन महापुरुषों से रिलेटेड प्रमुख स्थलों को कवर करेगी। तो BR अम्बेडकर से जुड़े प्रमुख स्थल का दौरा ये ट्रेन करेगी, जिसमें शामिल है महू, इंदौर जिसे अब अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, नागपुर जहां इनका निधन, नागपुर जहां इन्होंने अध्ययन किया, और दिल्ली जहां निधन हुआ, और मुंबई जहां इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इन सभी जगहों को ये कनेक्ट करेगी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है रोजगार से, यानी कि एम्प्लॉयमेंट से। अब ये क्यों चर्चे में आया था? तो देखिए, भारतीय आईटी कंपनी है विप्रो। विप्रो का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना ही होगा। तो इसने अभी हाल ही में 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया अपनी कंपनी से, क्योंकि ये कंपनी के प्रतिस्पर्धियों के लिए काम कर रहे थे। मतलब कि विप्रो के टक्कर में मान लीजिए कोई कंपनी है, तो इसके जो कर्मचारी हैं विप्रो के, ये विप्रो में तो काम कर ही रहे थे, इसके जो कंपटीशन में जो कंपनी थी, इनके साथ भी काम कर रहे थे। तो मतलब कि इस प्रकार एक साथ दो कंपनियों में काम करने वाले को मून लाइटिंग कहा जाता है। तो कंपनी को इस बात की चिंता रहती है कि इस प्रथा से हितों का टकराव, डेटा उल्लंघन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए विप्रो ने अभी हाल ही में 300 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। तो ये मून लाइटिंग किससे संबंधित है? एम्प्लॉयमेंट से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्रैंड प्रिक्स का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी कार रेसिंग प्रतियोगिता होती है। मोस्टली आप लोगों ने ये यूरोपियन कंट्री में सुनी होगी। तो भारत में ये 2023 में आयोजित होने जा रही है। 2 पहिया चैंपियनशिप है ये, हालांकि 4 व्हीलर तो नहीं हो रही है। इसकी मेजबानी ग्रेटर नोएडा करेगा। ग्रेटर नोएडा, जिसमें कि 19 देशों के प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि देश में रोजगार और पर्यटन के अलावा व्यापार को भी बढ़ावा मिल सकेगा। बैंगलोर में यदि आप रिलेट करोगे तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ, जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन ओडिशा के भुवनेश्वर में, और अब तीसरा ना कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाली पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका ये किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, आपको तो क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर समझ में आ जाना चाहिए। उत्तर पूर्व की बात की जा रही है, तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन असम राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मणिपुर भी हो सकता है, तो 2 तो एलिमिनेट कर ही सकते हो आप, हरियाणा और आंध्र प्रदेश को। बाकी 50-50 से कुछ गेसिंग से भी आप आंसर को करेक्ट कर सकते हो। तो असम के एक वरिष्ठ तैराक है एल्विस अली हजारिका, ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी तैराक बन गए हैं। ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय तैराक भी बन गए हैं। इन्होंने 14 घंटे और 38 मिनट का समय लेकर के ये उपलब्धि हासिल कर ली है। अब असम
देखिए, कभी भी मैप का डिस्कशन आएगा ना, तो हम जो सीरीज आप लोगों के लिए मंथली की कवर कर रहे हैं, इसमें कई बार असम का डिस्कशन आएगा, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए 2-3 फैक्ट ही हम डिस्कस करते चलेंगे। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख है, जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मनोहारी गोल्ड टी, मनोहारी गोल्ड टी 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकी। ये भी असम से ही रिलेटेड हो जाएगी। और दिहंग पटकाई यहाँ का 7वां नेशनल पार्क बना है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। हरियाणा के किसी एथलीट का नाम आप याद रख सकते हो तो बजरंग पुनिया, और नीरज चोपड़ा का नाम याद रख सकते हो। और इसके अलावा मणिपुर से एक प्रमुख नाम जो कि चर्चे में था, मीराबाई चानू का। आंध्र प्रदेश से विराट चंद्र, ये एथलीट तो नहीं, पर्वतारोही है, मात्र 7 साल की उम्र में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदल करके अस्ताना कर दिया है? देखिए, कजाकिस्तान ने पहले तो अपनी राजधानी नूर सुल्तान करी थी, लेकिन अब इसने वापस से अपनी राजधानी का नाम बदल करके अस्ताना करने का फैसला किया है। सरकारी अधिकारियों और पूर्व राजनेताओं को यह निर्णय सोवियत संघ आप कह सकते हैं, यूएसएसआर वाला क्षेत्र, जो कि 1991 में 15 अलग अलग देशों में विभक्त हो गया था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अब अस्ताना फिर से कजाकिस्तान की राजधानी हो गई है। एशिया मैप में ये है कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल क्या है, अब तो अस्ताना ही है। कजाकिस्तानी तेंगे इसकी करेंसी हो जाएगी। यहाँ से कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन देखोगे ना, तो ये कैस्पियन सी के साथ सीमा साझा कर रहा है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कैस्पियन सी के साथ कौन सी कंट्री सीमा साझा करती है या नहीं करती, तो ट्रिक याद रख लेना, कृति। कृति यानी कि कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये 5 ऐसी कंट्री हैं जिसकी सीमा कैस्पियन सी से लगती है। उज्बेकिस्तान की नहीं लगती है, ये जरूर याद रखना। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? जकार्ता। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है, और इस्तांबुल ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक यही किसी देश में है तो ये तुर्की में है। तुर्की की कैपिटल क्या है वैसे? अंकारा। टर्किश लीरा यहाँ की करेंसी हो जाएगी। श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, और एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि अगले वर्ष होगा, कौन होस्ट करेगा? तो इसे होस्ट करने जा रहा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की लोकेशन अफ्रीका मैप में कुछ यहाँ पास है। इसकी 3 कैपिटल है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। 3 कैपिटल कौन कौन सी है? ये हो जाएगी, एक तो प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोएम फोन्टेन, ये 3 कैपिटल हो जाएगी। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड। सिरिल रामाफोसा यहाँ के कौन हो जाएंगे? प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, जिसके बाद इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। 2006 में स्थापना हुई, संघाई चाइना में हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसका पहला सम्मेलन 2009 में रशिया में हुआ था, 14वां इस साल का, यानी हुआ चाइना में, और अब होगा कहाँ? साउथ अफ्रीका में। भारत क्या होस्ट करेगा अगले साल? एससीओ होस्ट करेगा, और G20 होस्ट करेगा। यूएई में ना एशिया कप संपन्न हुआ पुरुषों का, जिसमें कि विजेता कौन रहा? श्रीलंका रहा। और कतर में क्या आयोजित हुआ है? तो कतर में फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का कतर होस्ट कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रिसेंटली जो दिलीप तर्की है, ये बन गए हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। ये पूर्व हॉकी कप्तान रह चुके हैं, जिन्होंने 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के ये मेंबर भी रहे हैं। ये पूर्व खिलाड़ी और एक ओलंपियन इतिहास में पहली बार हॉकी के प्रमुख बने हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई, और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाएगा। भारत में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र निकाय के रूप में ये मान्यता प्राप्त है ना। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, ऑल इंडिया नहीं अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष बने हैं। कल्याण चौबे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष, और अनुराग ठाकुर ये प्रेजेंट टाइम में हमारे खेल मंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? रिसेंटली जो REC है, REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बनी 12वीं महारत्न कंपनी। अच्छा, आप लोगों ने 3 टर्म पढ़े होंगे, मिनी रत्न, नवरत्न
और महारत्न। महारत्न को यदि मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो सरकार का इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब फ्री तरीके से कंपनीज काम कर सकती, महारत्न कंपनी कहलाती है। तो ये भारत की 12वीं महारत्न कंपनी है ना। देखिए, महारत्न CPSE का, माफ कीजिए, इसकी फुल फॉर्म लिखना मैं भूल गई हूँ। कुछ चीजें यदि इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंडिया, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, शायद आगे पीछे चीजें लिखी, एक दो फैक्ट मैंने इसमें लिख रखे थे, शायद वो मैंने मॉडिफाई नहीं किया है। ठीक है, मैं आपको ओरली बता देती हूँ चीजें, जैसे कि आप लोग वो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मेंस टाइप लिखने के लिए तो नहीं रहेगा हालांकि, लेकिन वैसे ही बता देती हूँ कि भाई सरकारों का इसमें हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। महारत्न का दर्जा हासिल करने के लिए पहले तो आपको नवरत्न होना पड़ेगा, और नवरत्न के बाद फिर महारत्न का दर्जा मिल जाता है। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ये क्राइटेरिया मैंने यहाँ ऐड नहीं किए हैं। REC की स्थापना ना 1969 में की गई थी। इसकी फुल फॉर्म जस्ट मैंने बता ही दी है, REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या बताया, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, देखो टोटल 12 महारत्न कंपनी भारत की कौन कौन सी मैंने लिख दी है। भेल है, BPCL है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, HPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC, ONGC, सेल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और अब 12वीं बनी है REC। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है। डुगोंग या आप कह सकते हैं समुद्री गाय, इनके संरक्षण के लिए जो रिजर्व है अभी हाल ही में तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जो पाक स्ट्रेट है ना, पाक की खाड़ी, जिसके माध्यम से भारत और श्रीलंका ये विभाजित होते हैं, तो 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि ये फैला हुआ है। ये पहल तमिलनाडु सरकार सितंबर यानी कि पिछले महीने ही पिछले साल लेकर के आई थी, और अब इसने इसने पूरा रूट तैयार करते हुए ये रिजर्व है जो कि तैयार हो चुका है समुद्री गायों के संरक्षण के लिए। राजस्थान में आप क्या रिलेट कर सकते हो, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल रिलेट कर सकते हो। अहमदाबाद गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम रिलेट कर सकते हो। हरियाणा का जो गुरुग्राम है, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है, ये रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल करके देवगिरी करने का फैसला किया है। रिसेंटली देखिए, जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में जो दौलताबाद किला है, दौलताबाद किले का नाम बदल करके क्या किया जाएगा, देवगिरी कर दिया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने ये फैसला किया है, जो जो दौलताबाद है ये औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। औरंगाबाद जिसका नाम संभाजी नगर किया गया है। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय विरासत स्मारक है, जिसका रख रखाव आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में तो और भी नाम बदले गए हैं, जैसे कि यहाँ लिखा भी होगा कि औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर भी किया गया। महाराष्ट्र के कुछ फैक्ट, जैसे कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल भी जो NCRB की रिपोर्ट आई है ना, इसमें सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस ये महाराष्ट्र में है, और इसके अलावा स्किल इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जो राज्य टॉप पर है ये भी महाराष्ट्र हो जाएगा। गुजरात में जो नाम बदले गए हैं, तो देखिए केवड़िया कॉलोनी का नाम केवड़िया, माफ कीजिएगा, एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है, कर्नाटक में जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हुबली, इसका नाम बदल करके श्री सिद्धिविनायक स्वामी जी, और उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, उत्तर प्रदेश में तो काफी नाम बदले गए, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर, इसके अलावा अलीगढ़ का परिवर्तित नाम क्या है रिसेंट में, हरिगढ़ ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बनाया जाएगा, तो ये भारत में ही बनाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में इसका निर्माण होना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैथली घाट और शिमला के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है जो कि बनाया जाएगा। ये जापान में बने पुल से भी ऊंचा होगा, जिसकी जो ऊंचाई है 275 मीटर की थी। इस पुल की ऊंचाई कुतुब मीनार से ज्यादा होगी। इसके लिए 280 मीटर ऊंचाई वाली ड्राइंग है जो कि तैयार की गई है। इस पुल को स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक से तैयार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे। ठीक है,
लाहौल स्पीति में हींग की खेती। जम्मू कश्मीर में जो चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनके तैयार हुआ। सियाचिन ग्लेशियर में मैंने बताया ही है इंटरनेट सर्विस की शुरुआत की गई है। और लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे ऊंचा सड़क आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत का पहला फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया? फुल आर्म मतलब अभी तक आप लोग कोहनी से सुनते होंगे, फुल आर्म मतलब ये कंधे से पूरे हाथ का। फुल आर्म ट्रांसप्लांट अभी हाल ही में केरल में किया गया है। केरल के कोच्चि में जो अमृता हॉस्पिटल है, इसने ये उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इसमें से देखिए, जो आर्म ट्रांसप्लांट किया गया है इसमें एक इराकी नागरिक है, दूसरे कर्नाटक के नागरिक हैं। हालांकि दोनों का नाम तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इनके बारे में बता रही हूँ कि बिजली के करंट से इन्होंने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, तो पूरा इनका फुल आर्म ट्रांसप्लांट हो गया और भारत में इस तरह की पहली उपलब्धि है। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम है, जहां भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया है। फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का जो पहला राज्य है, ये केरल ही है। गुजरात में क्या पहला, महिसागर जिला है ना जहाँ, यहाँ भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। हरियाणा में गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम, ग्रेन ही लिख देती हूँ वरना आप सोचेंगे मैंने क्या लिखा है। और दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में सोलर फर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो अमेजोन के द्वारा भारत में सोलर फर्म्स लगाया जाएगा। अमेजोन जो कि राजस्थान में 3 नए सोलर फर्म्स स्थापित करेगी और सोलर फर्म्स स्थापित करने वाली ये पहली ई कॉमर्स कंपनी बनने जा रही है। अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ना, ई कॉमर्स कंपनी है। जेफ बेजोस इसके फाउंडर, वर्तमान में सीईओ एंडी जैसी है ना, ये बदल दिए गए हैं। फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल बिन्नी बंसल इसके संस्थापक थे, 2007 में अस्तित्व में आई थी। मिंत्रा, मिंत्रा की जो सीईओ है, करंट के ही फैक्टर रिलेट करूंगी मैं, नंदिता सिन्हा है ना जो, ये इसकी सीईओ भी हाल ही के दिनों में बनी थी। अगला प्रश्न है, G4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये कहाँ आयोजित हुई है? देखिए, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये G4 क्या है। G4 यानी कि ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। लोकेशन यहाँ ऐड नहीं कर पाई, माफ कीजिएगा, यहाँ हालांकि लिखा भी हुआ है ब्राजील, इंडिया, जापान और जर्मनी। ट्रिक भी यहाँ लिख दी गई है, बिग जापान, मतलब कि बी से ब्राजील, आई से इंडिया, जी से जर्मनी और जे तो जापान तो है ही। मतलब कहने का है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसे आप कह सकते हैं, इसमें आप लोगों को मालूम है कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो भारत अभी तक इसमें अस्थायी सदस्य में ही शामिल था। तो कैसे इसकी परमानेंट मेंबरशिप ली जा सकती है? इसमें स्थायी सदस्यता पाने के लिए G4 का यानी कि ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज का है, जो कि ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज की स्थापना की गई थी, जिसमें कि कौन कौन सी 4 कंट्री शामिल है ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुपर टाइफून नोरू, इसने किस देश को प्रभावित किया है? तो नोरू ने रिसेंटली फिलीपींस, फिलीपींस की लोकेशन भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। टाइफून क्यों कहते हैं? टाइफून क्यों कहते हैं? पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के आसपास जो तूफान आएंगे इन्हें तो हम चक्रवात कहेंगे। भारत के बाद फिर इधर जापान वाला क्षेत्र लग जाता है ना, जापान वाला क्षेत्र, इधर इधर इसे टाइफून कहा जाता है। ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। चलिए ठीक है। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते। फिलीपींस, फिलीपींस में ये जो तूफान है ये दस्तक देने वाला था। सितंबर के महीने का करंट अफेयर है। फिलीपींस की राजधानी मनीला करेंसी फिलिपिनो पेसो हो जाएगी।
जापान में हिन्नाम जोर चक्रवात चर्चे में था, हिन्नाम जोर। भारत में गुलाब चक्रवात रिलेट करवा चुकी हूँ आपको, शाहीन और जवाद। अगला प्रश्न है, झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। इनका नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है ना। इन पर हालांकि एक मूवी भी बन रही है जिसमें कि झूलन गोस्वामी का रोल अनुष्का शर्मा निभाती हुई दिखाई देंगी। तो इन्हें ही हम नादिया एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ये सितंबर में संन्यास ली, इसलिए क्वेश्चन मैंने रखा है झूलन गोस्वामी के संबंधी किससे है? क्रिकेट से रिलेटेड हो जाएंगी। भारत तोलन से रिलेटेड कौन है? नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। बॉक्सिंग से रिलेटेड कौन है? बॉक्सिंग से बजरंग पुनिया, पहलवानी से आप कह सकते हैं बजरंग पुनिया हो जाएंगे। और इसके अलावा बैडमिंटन से पीवी सिंधु को आप रिलेट कर सकते हो। बॉक्सिंग से यहां मैं लिख देती हूँ मैरी कॉम। पहलवानी से नीरज चोपड़ा होंगे, है ना। पहलवानी से कौन? बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में जानी मानी शख्सियत हिलेरी मिंटल का निधन हुआ, ये कौन थी? तो ये एक लेखिका थी। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्हें 2 बार पुरस्कार, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। 70 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। वुल्फ हॉल की जो लेखक है ये यही है, हिलेरी मेंटल, जिनका हाल ही में निधन हुआ। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन। एक्टर में पुनीत राजकुमार। और गायक में के सिंगर थे जिनका भी इसी साल निधन हुआ है। सीबीआई ने बाल शोषण के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन मेघ चक्र। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बाल यौन शोषण सामग्री ऑनलाइन डाउनलोड और शेयर किए जाने वालों के खिलाफ एक मेघ चक्र ऑपरेशन की शुरुआत की है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हो जाएंगे। अभी कुछ ऑपरेशन चर्चे में थे वो मैंने लिख रखे नीचे, जिसके ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, जबकि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत ये सियाचिन में भारतीय तिरंगा फहराने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। ऑपरेशन 0R भारत छोड़ो आंदोलन के पहले वाली रात को। ऑपरेशन आहट मानव तस्करी रोकने के लिए रेलवे द्वारा। ऑपरेशन नारकोस मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए भी भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑलिव रिडले कछुओं की प्रजाति के संरक्षण के लिए ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन विजय ये कारगिल विजय के समय की बात है। ऑपरेशन संजीवनी मालदीव को मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। तो एक क्वेश्चन से कितने फैक्ट आप रिलेट कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन फेस्टिवल से रिलेटेड है। बतकुम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ये फूलों का त्योहार है ना। इस त्योहार में गुनका पुलु और तंगेदु पुलु जैसे फूलों का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। तेलंगाना, इसका मैप तो नहीं ऐड किया मैंने, कुछ फेस्टिवल ही आप रिलेट कर लो। खारची त्रिपुरा में। केरल का एक ओणम भी रिलेट कर सकते हो। पोंगल ये आपका हो जाएगा पोंगल और जल्लीकट्टू। पोंगल जल्लीकट्टू कहाँ का हो जाएगा? ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र का हो जाएगा। बोनालू तेलंगाना का माँ काली की मूर्ति की जाती। हॉर्नबिल नागालैंड। चेरी ब्लॉसम मेघालय। मरु महोत्सव राजस्थान। केरल का बता दिया। असम का बिहू रिलेट कर सकते हो और अंबुबाची फेस्टिवल। ओडिशा का एक फसलों का त्योहार है नुआ खाई। अगला प्रश्न, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है रिसेंटली? जो सुएला ब्रेवरमैन है। भारतीय मूल की गृह मंत्री बनी थी, बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए लिज ट्रस पीएम थी जब, लिज ट्रस पीएम जब थी। इसके बाद फिर इन्होंने 7 हफ्ते के पहले भी इस्तीफा दिया। फिर अब पीएम ब्रिटेन के कौन है? ऋषि सुनक है, भारतीय मूल के हैं। तो ना सुएला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा दे दिया था। इन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को समर्पित ये एक पुरस्कार है जो कि सुएला ब्रेवरमैन ने जीता। गीतांजलि श्री आईएमएफ के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला है। भानुमति घीवला, इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सुस्मिता लेंका एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से, क्योंकि इन्होंने पेंगोलिन की तस्करी को रोका था। ओडिशा की महिला वन अधिकारी है। हाल ही में किसने दिलीप ट्रॉफी अपने नाम की है? देखिए ये क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है जो कि रिसेंटली किसने जीत ली है? पश्चिमी क्षेत्र ने जीती है। तो दिलीप ट्रॉफी का आयोजन 1961-62 से होता आ रहा है। बीसीसीआई द्वारा इसकी शुरुआत है जो कि की गई है। पश्चिमी क्षेत्र ने दक्षिण क्षेत्र को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित किया गया। कुछ अन्य खेलों से रिलेटेड महत्वपूर्ण ट्रॉफी, जिसके रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीती इस साल। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप
भारत ने जीता। एशिया कप विजेता, ये मेल कैटेगरी में देखो श्रीलंका ने जीता था। और वुमेन कैटेगरी में एशिया कप किसने जीता है? इंडिया ने जीता। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप हुआ तो था न्यूजीलैंड में, विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। डूरंड कप बैंगलोर जीता। और संतोष कप जो फुटबॉल से रिलेटेड है, केरल जीता था। अगला प्रश्न है, रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक कौन बना है? तो रिसेंटली जो यूको बैंक है, माफ कीजिए, यूको बैंक ऑप्शन में ही नहीं है, ये मैं मॉडिफाई कर दूंगी। तो रुपया व्यापार के लिए मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक बना है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता को यूको बैंक को भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए रूस के गजप्रोम के साथ एक विशेष पोस्टो खाता खोलने के लिए किसने मंजूरी दे दी है? बैंकों के बैंक रिजर्व बैंक ने। यूको बैंक की स्थापना 1943 में हुई, मुख्यालय कोलकाता में है। टैगलाइन इसकी ऑनर सीओ ट्रस्ट, एमडी सीओ सोमा शंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, ये जो आईसीआईसीआई बैंक लिख दिया ना मैंने, इसी की जगह मैं लिखूंगी यूको बैंक, क्योंकि इसका राइट आंसर यूको बैंक ही है। यदि मैं बात करूं एचडीएफसी, क्योंकि ऑप्शन में एचडीएफसी लिखा है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1994 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। अतनु चक्रवर्ती इसके चेयरमैन हो जाएंगे। और शशिधर जगदीशन इसके सीईओ हो जाएंगे। एमडी अतनु चक्र चेयरमैन एमडी माफ कीजिए चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती, सीईओ शशिधर जगदीशन हो जाएंगे। एसबीआई के बारे में आप जानते हैं, 1 जुलाई 1955 में स्थापना हुई। चेयरमैन इसके कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार खारा। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है सीईओ? अतुल कुमार गोयल, जो कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के फिर से अध्यक्ष जो कि बन गए हैं। यदि मैं बात करूं आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 1994 में हुई। और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बन गए हैं? के राजा प्रसाद रेड्डी। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी की स्थापना 1939 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। समीर वी कामत, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष है। सामंत कुमार गोयल, ये हो जाएंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अध्यक्ष। एस सोमनाथन, ये हो जाएंगे इसरो के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली जो आशा पारेख जी ने दादा साहब फाल्के अवार्ड से 52वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि अभिनेत्री फिल्मों में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। कंगना रनौत के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड जीता है? किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश को इस स्तर पर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का लगभग 2 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला देश का दूसरा राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत का पहला हेल्थ एटीएम 4 बाग रेलवे स्टेशन में ओपन किया गया था। और लखनऊ ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। ओडिशा को एमएसएमई सेक्टर में अवार्ड मिल चुका है। तमिलनाडु, इसे पिछले वर्ष का गुड गवर्नेंस इंडेक्स में अवार्ड मिला था, मतलब गुड गवर्नेंस इंडेक्स की कैटेगरी में टॉप पर थी। अभी कौन है? 2022 में गुजरात है। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण में अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल के कितने मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया है? मतलब कि जो ताजमहल है ना आगरा में, इसके 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण है जो कि अप्रतिबंधित हो गया है। इसके अलावा वाहनों का आवागमन, लकड़ी नहीं जला सकते, नगर निगम कचरा और कृषि का कचरा भी यहाँ फेंका नहीं जा सकता, ऐसी घोषणा कर दी गई है। क्योंकि ना ये जो इको सेंसिटिव एरिया में जो ताजमहल और उसके अलावा 4 विश्व धरोहर स्थल आते हैं, इन्हें ना, और इनका जो बिल्डिंग है आप कह सकते हैं धरोहर, इसे किसी भी तरह से क्षतिपूर्ति नहीं होनी चाहिए, इसकी खूबसूरती को किसी भी तरह से आंच नहीं आनी चाहिए, है ना। इसलिए 500 मीटर के दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी है। अगला प्रश्न, चर्चे में रहा ईयान चक्रवात का संबंध
किस देश से जिसके कारण आपातकाल लगाया गया, तो इसका संबंध हो जाएगा क्यूबा से। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। जो सेंट्रल अमेरिका है ना, यहाँ कैरिबियाई देश है क्यूबा। यही एक चक्रवात आया जिसका नाम इयान है। और ऐसे क्वेश्चन ना ऐसे ही पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। ये क्यूबा, यदि लोकेशन पूछी जा रही है इसलिए, मतलब लोकेशन नहीं, चक्रवात पूछा जा रहा है तो लोकेशन के थ्रू मैंने दिखा दिया है कि क्यूबा ये एग्जैक्ट में है कहाँ। क्यूबा की कैपिटल हवाना, करेंसी क्यूबन पेसो हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 60 वर्षों बाद चीतों को फिर से बाघों को लाया जाएगा? देखो, नामीबिया से जो अफ्रीकी चीते लाए गए हैं वो तो मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में, श्योपुर जिले में जो कुनू नेशनल पार्क है वहां स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन 60 साल बाद माधवपुर, जो कि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, तो माधवपुर नेशनल पार्क में जो चीते लाए जा रहे हैं ना, इन्हें कहाँ से लाया जा रहा है? अ, हम्म, माधव राष्ट्रीय उद्यान में 60 वर्षों बाद बाघों को लाया जा रहा है। बाघ को पन्ना, बांधवगढ़ और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यानों से, मतलब कि यहीं के राष्ट्रीय उद्यानों से लाकर के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा। नेशनल जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसकी मंजूरी से 3 राज्य राष्ट्रीय उद्यानों से 5 बाघों को स्थानांतरित है, जो कि किया जाना है। अब कितने नर है कितने मादा है मायने नहीं रखते, ना ही आपके एग्जाम का पार्ट बनेंगे। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता देती हूँ। शिवपुरी में स्थित है, मध्य प्रदेश के। 1959 यानी कि 1959 में माधवराव सिंधिया के नाम पर इसका नाम रखा गया था और 1958 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने किस योजना को दिसंबर 2022 तक विस्तार दिया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि लॉकडाउन के दौरान चर्चा में आई थी, अब ये इस साल के अंत तक चलेगी। इससे कि 80 करोड़ लाभार्थी इसके हुए हैं और आगे भी लोगों को इससे फायदा मिल सकता है। लोगों को फ्री में राशन डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना थी। 2020 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों के लिए ये लॉन्च किया गया था। इसके तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को फ्री राशन मिलता है। 5 किलो गेहूं या चावल या 1 किलो दालें इसमें शामिल होती हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना अभी रिसेंटली अपने 8 साल इसने कंप्लीट किए हैं। 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी उज्ज्वला योजना 2021 में, मतलब कि उज्ज्वला योजना का ना सेकेंड एडिशन, पहला तो 2016 में लाया गया उत्तर प्रदेश के बलिया से, और उत्तर प्रदेश के महोबा से दूसरा एडिशन 2021 में लॉन्च हुआ। मुद्रा योजना इसने भी अभी हाल ही में अप्रैल में अपने 7 साल कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो सभी आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय या वानिकी विश्वविद्यालय आप कह सकते हैं, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वानिकी अधिनियम, वानिकी अधिनियम 2022 को अभी मंजूरी मिल चुकी है। वानिकी विश्वविद्यालय यहाँ अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। अभी तक देखो, वर्ल्ड लेवल पर रशिया चीन में वानिकी विश्वविद्यालय, भारत में अपनी तरह का ये पहला और विश्व में तीसरा होगा। इसमें क्या होता है, वानिकी, वानिकी का मतलब है कि इसमें वनों का सृजन किया जाता है, उपयोग और संरक्षण की विधा को समझाया जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हो जाएंगे। यहाँ ना जो मुलुगु जिला है, मुलुगु जिले में जो रुद्रेश्वर मंदिर है, जिसे रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो रामप्पा मंदिर है, इसे भारत यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसमें शामिल किया गया। ये 39वां स्थल है। 40वां तो गुजरात का धौलावीरा है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, अब गुजरात में भारत का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर में रिलेट कर सकते हो। और कर्नाटक, कर्नाटक के बैंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। तो यहाँ से आप लोगों का सितंबर मंथली कंप्लीट होता है। पूरे 145 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। कल से आप लोगों को अक्टूबर मंथ की जो सीरीज है पार्ट वाइज ये मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।